वालेकुम, आई एम इफ़त। और आज जो है चैप्टर नंबर 2 जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है उसमें हमारा लेक्चर नंबर 13 हम करेंगे। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो सेकंड चैप्टर है इसका जो टॉपिक है बोहर्स एटॉमिक मॉडल वो हम डिस्कस करेंगे। तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बोहर्स एटॉमिक मॉडल। कल का जो लेक्चर था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल उसमें हमने उसके डिफेक्ट्स पढ़े थे। उसके में डिफेक्ट्स में क्या था कि जो अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो चार्ज पार्टिकल है और वो कॉन्टीन्यूसली रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, तो व्हाट हैपन टू द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी, अगर एक चार्ज पार्टिकल कॉन्टीन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है, ये न्यूक्लियस है, इसके इर्द गिर्द it should emit energy continuously or ultimately it will fall into the nucleus. और दूसरा ड्रॉबैक क्या था कि इलेक्ट्रॉन बीइंग चार्ज पार्टिकल इफ इट emits energy continuously then continuous spectrum should be produced wherever line or spectrum was observed. कि लाइन स्पेक्ट्रम जो है वो जब उसकी एनर्जी की जो डायग्राम आई थी उसमें लाइन स्पेक्ट्रम में एक स्ट्रेट लाइन आती है, जबकि अगर कॉन्टीन्यूसली एनर्जी एमिट हो रही हो तो कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम जो है वो बनना चाहिए। इन रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स को सामने रखते हुए बोहर्स ने जो नया मॉडल एक पेश किया जिसको हम कहते हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल, एंड इट वाज बेस्ड ऑन मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी। तो बोहर्स एटॉमिक मॉडल जो है इट वाज बेस्ड ऑन मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी। ये इस पे बेस करता था। 1913 में बोहर्स ने एटॉमिक मॉडल प्रेजेंट किया जिसको हम बोलते हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल। 1913 में बोहर्स प्रेजेंटेड द मॉडल एंड इट वाज बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी जिसको हम बोलते हैं मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी। नाउ अकॉर्डिंग टू हिम कि एनर्जी जो है रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की वो चेंज नहीं होती, वो जब अपने ऑर्बिट में रहता है तो उसकी एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहती है। न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट्स होते हैं, सर्कुलर पाथ्स होते हैं जिसमें कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है और उसकी जो एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है। रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की, ये इलेक्ट्रॉन है, इसकी एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहेगी। जब ये रिवॉल्व कर रहा होगा इसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगी। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है जिस ऑर्बिट में उसकी एनर्जी जो होती है वो फिक्स्ड होती है, या एनर्जी ऑफ ईच ऑर्बिट इज़ क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब फिक्स्ड। ये इसके इंट्रोडक्शन में जो है बताया गया है कि बोहर प्रेजेंटेड दिस मॉडल इन 1913 and this model, the foundation or the basis of this model was depend upon the Max Planck quantum theory, and according to him energy of the revolving electron, it does not increased, it is not decreased as long as it remain in its orbit। जब तक वो अपने ऑर्बिट में रहता है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में कोई चेंज नहीं आती, वो उसकी एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहती है, फिक्स रहती है, यानी कि एनर्जी जो होती है हर ऑर्बिट की वो फिक्स होती है। अब इसकी जो है हम डायग्राम पहले बना लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसके पोस्टुलेट्स जो हैं उनको पढ़ेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं, उसमें क्या होता है कि सेंटर में न्यूक्लियस होता है। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में भी हमने पढ़ा है कि सेंटर में न्यूक्लियस होता है। साइज जो है न्यूक्लियस का एज कम्पेयर टू दी होल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय दी एटम जो है वो स्मॉल होता है। इसके बाहर सर्कुलर पाथ्स हैं जिनको कि हम शेल्स बोलते हैं, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का टॉपिक हमारा आगे आएगा, लेकिन अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको इसका दे देती हूँ कि जो न्यूक्लियस के बाहर सर्कुलर पाथ्स होते हैं उनको हम ऑर्बिट्स या शेल्स बोलते हैं, और हर शेल जो है उसका एक नेम होता है। जो फर्स्ट शेल है उसको हम डेजिग्नेट करते हैं के से
सेकंड को L से और थर्ड को M से। और N जो है स्मॉल n इज इक्वल जो है n जो है ये क्या किसको प्रेजेंट करता है, शेल नंबर को। अगर n 1 है इट मीन्स कि ये जो है 1 का मतलब इट इज़ के शेल, n जो है 2 है तो L शेल होगा, और ये क्या होगा, थर्ड शेल। जी, इसमें हम इसको ऐसे लिखेंगे n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3। n जो है किसको रिप्रेजेंट करते हैं, n रिप्रेजेंट दी शेल नंबर। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इनमें रिवॉल्व करते हैं, किस में रिवॉल्व करते हैं, सर्कुलर पाथ्स में, जिनको हम शेल्स बोलते हैं। और शेल्स के नेम क्या है, फर्स्ट शेल का है K, सेकंड का L और M, और ये जो है N रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ द शेल। अब हम इसके पॉस्टुलेट्स पे आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या पॉस्टुलेट्स ऑफ दी बोहर्स एटॉमिक मॉडल। अकॉर्डिंग टू हिम, अगर हम न्यूक्लियस वो हाइड्रोजन एटम लें जो कि सिंपलेस्ट एटम है उसको हम कंसीडर करें, तो इसमें क्या होगा कि इन दी हाइड्रोजन एटम a tiny nucleus is present in the center and an electron revolve around the nucleus in circular orbits of radius r. ये जो ऑर्बिट्स हैं इसके रेडियस को जो है r से डिनोट कर रहे हैं। और क्या है इसके अकॉर्डिंगली कि अगर हम हाइड्रोजन एटम जो कि सिंपलेस्ट एलिमेंट है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही प्रोटॉन होता है, उसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस जो है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ अ टाइनी न्यूक्लियस विच इज़ प्रेजेंट इन द सेंटर एंड द इलेक्ट्रॉन इट रिवॉल्व्स इन वन ऑफ इट्स सर्कुलर ऑर्बिट विद रेडियस r। इलेक्ट्रॉन जो है इसमें रिवॉल्व करता है। सेकेंड इसका पॉइंट क्या होगा, एनर्जी ऑफ ईच ऑर्बिट इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड मीन फिक्स्ड एनर्जी, यानी कि हर ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो फिक्स्ड होती है, चेंज नहीं होती। फर्स्ट ऑर्बिट या फर्स्ट शेल की ऑर्बिट की एनर्जी और होगी, सेकंड की डिफरेंट होगी, थर्ड की डिफरेंट होगी, यानी कि ईच ऑर्बिट हैज़ फिक्स्ड एनर्जी वैल्यू। इसके बाद एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन remains in its orbit, it will not emit or gain energy. It will emit or gain, एब्जॉर्ब लिख लेते हैं, एब्जॉर्ब, एमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर।
जब तक इलेक्ट्रॉन जो है अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहेगा, अपने शेल में रिवॉल्व करता रहेगा, इसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगी। इसकी एनर्जी जो है वो फिक्स रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। इसकी एनर्जी में चेंज आएगी, कम होगी या ज़्यादा होगी, या ये गेन करेगा या ये एमिट करेगा जब ये एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करेगा। तो क्या होगा कि इसकी एनर्जी में चेंज आएगी। फोर्थ, व्हेन इलेक्ट्रॉन moves from lower orbit to higher, it will absorb energy and when electron moves from higher to lower, it will emit energy in the form of radiations. जब इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हाई ऑर्बिट में जाएगा तो वो एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। यहाँ से मूव करके यहाँ आ रहा है तो ये क्या करेगा, इट विल एब्जॉर्ब एनर्जी। और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ हो और यहाँ से वो लोअर ऑर्बिट में आए तो क्या करेगा, वो एनर्जी को रिलीज करेगा। एमिट एनर्जी। जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से या लोअर ऑर्बिट से हाई में जाएगा तो वो एब्जॉर्ब करेगा। जब हाई एनर्जी लेवल से या हाई जो बड़ा वाला ऑर्बिट है, बाहर वाला ऑर्बिट है, उससे अंदर की तरफ आएगा, लोअर एनर्जी लेवल में आएगा तो वो एनर्जी रिलीज़ करेगा इन द या एमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ द रेडिएशन। अच्छा, एक पॉइंट ये कि जो न्यूक्लियस के सबसे करीब ऑर्बिट होता है, सबसे करीब जो होगा उसकी एनर्जी क्या होती है, सबसे लोएस्ट होती है। जो उसके बाहर होगा उसकी एनर्जी उससे हाईएस्ट होगी और जो उसके बाहर होगा उसके हाईएस्ट, एंड सो ऑन। ऑर्बिट नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस हैज़ लोएस्ट एनर्जी। उसके बाद एनर्जी इंक्रीज फ्रॉम द न्यूक्लियस टूवर्ड्स आउटवर्ड्स। बाहर की तरफ जब हम आते हैं न्यूक्लियस से बाहर की तरफ तो एनर्जी ऑर्बिट्स की इंक्रीज़ होती है। तो जो कम एनर्जी वाला ऑर्बिट है इसकी एनर्जी को हम डिनोट करेंगे E1 से, और जो हाई वाला है उसको हम करेंगे E2 से। तो इसको हम जो डिफरेंस इन द एनर्जी हमने कैलकुलेट करना है उसके लिए हम इक्वेशन यूज़ करते हैं, डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1 एंड इट इज़ इक्वल टू HV। ये किसके इक्वल है, HV, वेयर H इज़ द, H क्या है, इट इज़ प्लैंक्स कांस्टेंट और इसकी वैल्यू इक्वल होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जॉल सेकेंड। जी, और ये जो V है इट इज़ दी फ्रीक्वेंसी। E2 माइनस E, डेल्टा E जो है इसका डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे, E2 माइनस E1। ऑर्बिट जो है E2 हाई एनर्जी लेवल, उसमें से लोअर एनर्जी लेवल जो ऑर्बिट है उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास डेल्टा E आ जाएगा। और डेल्टा E किसके इक्वल होता है, इट इज़ इक्वल टू HV, वेयर H इज़ दी प्लैंक्स कांस्टेंट और V जो है ये फ्रीक्वेंसी ऑफ दी लाइट होती है। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स revolve in the orbit which have fixed angular momentum। इलेक्ट्रॉन्स उन ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम फिक्स्ड होता है।
ये जो है फिजिकल टर्म है। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इज एक्चुअली मास इनटू वेलोसिटी। जब एक चीज़ सीधी मूव कर रही होती है तो उसका मोमेंटम हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि उसके मास को उसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो उसका आ जाता है मोमेंटम। जब कोई भी चीज़ सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रही होती है तो उसके मोमेंटम को हम क्या बोलते हैं? एंगुलर मोमेंटम। क्योंकि ये चीज़ फॉर एग्जांपल जैसा से रिवॉल्व कर रहा है, जब वो ये इस पोजीशन पे होगा, ये इस पोजीशन पे होगा, इस पोजीशन पे होगा, और जिस सेंटर से जब उसका जो एंगल बनता है उसके अकॉर्डिंगली जब हम उसको कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? एंगुलर मोमेंटम। और जो एंगुलर मोमेंटम जो सम होगा, सम ऑफ ऑल दीज, जहाँ से भी ये मोमेंटम हम कैलकुलेट करेंगे, जिस पोजीशन पे भी होगा उसका सम जो है वो किसके इक्वल आता है? ज़ीरो के इक्वल आता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करता है इन द ऑर्बिट्स विच है फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम, यानी कि हर ऑर्बिट का जो वैल्यू होती है एंगुलर मोमेंटम की वो फिक्स्ड होती है। जिसमें से जैसे इसकी वैल्यू जो है वो फिक्स्ड होगी, इसकी भी फिक्स्ड होगी, इसकी भी फिक्स्ड होगी। और इसके लिए जो इक्वेशन है वो हम कैसे लिखते हैं? एम वी आर रिप्रेजेंट करते हैं एंगुलर मोमेंटम को इज इक्वल टू NH/2π। किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं एंगुलर मोमेंटम को? एम वी आर। और व्हाट इज एम? एम इज दी mass of electron, v is the velocity जिससे कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, एंड r is the radius of the orbit, where n is the shell number, h is Planck's constant, its value is 6.63 into 10 raised to power -34 एंड पाई इसकी वैल्यू आपको मैथ से पता है जो है होती है, पाई की वैल्यू 3.14 होती है। अब अगर हमने फर्स्ट ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे n की जगह हम 1 लगाएंगे, h की जगह प्लैंक्स कांस्टेंट 2 और पाई की जो वैल्यू है 3.14 जो उसकी वैल्यू आएगी वो इसका एंगुलर मोमेंटम होगा। सिमिलरली अगर हमने इसका कैलकुलेट करना है तो n की जगह 2 आ जाएगा और सो ऑन n इज इक्वल टू 3। हम डिफरेंट ऑर्बिट्स का एंगुलर मोमेंटम जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। एम वी आर, दिस इज स्टैंड फॉर एंगुलर मोमेंटम। सो ये जो है बोहर्स का एटॉमिक मॉडल जो है हमने यहाँ पे हमने कल इसको अभी समझा। इसमें क्या है कि बोहर्स ने कॉन्सेप्ट हमें दिया है, रदरफोर्ड ने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, और उसने ऑर्बिट्स का कॉन्सेप्ट नहीं दिया था कि ऑर्बिट्स में किस तरह से कितने ऑर्बिट्स होते हैं, किस तरह से लोएस्ट में करेगा, हाई में करेगा, ये कैसे करेगा, और ना ही ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है अगर वो इफ़ इट कीप ऑन रिवॉल्विंग तो व्हाट हैपन्स टू दी एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन जो है बोहर्स ने दी 1913, और उसकी जो फाउंडेशन थी या बेस थी वो क्या था? मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी, जो कि मैक्स प्लैंक ने प्रेजेंट की थी। उसमें क्या है कि अगर हम हाइड्रोजन एटम को कंसीडर करें, वह सिंपलेस्ट एटम है, एलिमेंट है, उसमें क्या, इट कंसिस्ट ऑफ अ टाइनी न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर। उसके बाद क्या है कि व्हेन एनर्जी जो होती है हर ऑर्बिट की फिक्स्ड होती है, क्वांटाइज्ड होती है, एंड एज लॉन्ग एज द इलेक्ट्रॉन रिमेन इन इट्स फिक्स्ड ऑर्बिट इट नाइदर लूज or nor gain or neither emit or absorb energy. It will emit or absorb energy when it moves from one orbit to another. उसके बाद when an electron jumps from lower orbit to the lower energy level to the high energy level तो क्या करेगा? It will absorb energy, and when it will come from high energy level to the lower then it will emit energy. और जो डिफरेंस इन दी एनर्जी है दैट इज़ गिवन बाय डेल्टा इज इक्वल टू E2 माइनस E1 जो कि इक्वल होता है HV के ऊपर। H जो है प्लैंक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू ये है, और V जो है ये क्या है? दिस इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। लास्ट जो इसका पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं उन ऑर्बिट्स में विच है फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम,
और एम वी आर इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम को शो करते हैं, NH/2 एंगुलर मोमेंटम क्यों बोलते हैं कि कोई भी चीज़ मूव कर रही होती है तो उसका मोमेंटम किस तरह फाइंड आउट करते हैं, मास इनटू वेलोसिटी। और जब चीज़ सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है तो हम उसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, अब ये जो है जो एक चीज़ इसमें आपने नोट करनी है कि जो डिफरेंट सर्कुलर पाथ्स होते हैं इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, उनको हम ऑर्बिट्स बोलते हैं, शेल्स बोलते हैं, ये एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं। एनर्जी लेवल्स क्यों बोलते हैं कि हर ऑर्बिट की एनर्जी जो होती है फिक्स्ड होती है। फर्स्ट शेल को हम K बोलते हैं, N=1, और N जो रिप्रेजेंट करता है शेल नंबर को, सेकेंड L, और इसको हम N=2 बोलेंगे, और M N=3। और जो लोएस्ट, जो सबसे करीब न्यूक्लियस के पास शेल होता है, ये एनर्जी लेवल, उसकी एनर्जी जो है वो लोएस्ट होती है, और एनर्जी इंक्रीज़ होती है जैसे जैसे हम बाहर की तरफ आते हैं, न्यूक्लियस से दूर हटते जाएंगे तो शेल्स की एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बोहर्स एटॉमिक मॉडल। नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 34 पे क्वांटम जो है उसकी डेफिनेशन दी हुई है। क्वांटम का मतलब क्या होता है? फिक्स्ड एनर्जी। इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी that can be that is emitted or absorbed in the form of electromagnetic radiations. And quanta is the plural of quantum. अगर आपको क्वांटम की डेफिनेशन आती है, बोर्ड में शॉर्ट में भी आती है, वैसे भी टेस्ट के पेपर्स में भी आपको पता होना चाहिए क्वांटम किसे कहते हैं। क्वांटम का मतलब होता है फिक्स्ड एनर्जी, और डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज़ एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और क्वांटा जो है इट इज़ द प्लूरल ऑफ क्वांटम। और ये किसने इसकी थ्योरी को प्रेजेंट किया था? दिस थ्योरी वाज प्रेजेंटेड बाय मैक्स प्लैंक। उसके बाद हमने पढ़ना है डिफरेंस बिटवीन बोहर्स एटॉमिक थ्योरी एंड रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन Rutherford's and Bohr's atomic theory. रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी, और यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं बोहर्स एटॉमिक थ्योरी कि इन दोनों में क्या डिफरेंस था। फर्स्ट, इट वाज बेस्ड ऑन क्लासिकल थ्योरी, and Bohr's atomic theory, it was based on quantum theory. According to the Rutherford, electrons revolve around the nucleus. Electrons revolve around the nucleus. According to Bohr's, electrons revolve around the nucleus in orbits
of fixed energy. Third point, no concept या no idea about orbits was introduced according to Bohr. Orbits have fixed angular momentum. Then according to the Rutherford, atom should produce continuous spectrum and according to Bohr's, atoms should produce line spectrum. According to Rutherford, atom should collapse whereas according to Bohr's, atom should exist. So these are the 5 differences between the Rutherford's atomic theory and Bohr's atomic theory. ये हमने कल पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि ये किस पे बेस करती थी. इट वाज बेस्ड ऑन क्लासिकल थियरी, जबकि Bohr's atomic theory इट इज़ बेस्ड ऑन क्वांटम theory ऑफ मैक्स प्लैंक. देन रदरफोर्ड ने जो हमने कल गोल्ड फॉइल का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था उसमें उसने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, और कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, बस ये कि अब रिवॉल्व कर रही हैं अराउंड द न्यूक्लियस ऑर्बिट का, शेल्स का. जबकि बोहर्स ने जो है वो कॉन्सेप्ट दिया कि न्यूक्लियस के बाहर सर्कुलर पाथ्स होते हैं ऑर्बिट्स और जिनकी एनर्जी जो है फिक्स्ड होती है. इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट्स ऑफ फिक्स्ड एनर्जी. देन इसने कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया था ऑर्बिट्स का, जबकि बोहर्स ने बताया कि हर ऑर्बिट जो है उसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो फिक्स्ड होता है. उसके बाद एटम्स जो हैं should produce, if electron is continuously moving and it is a charged particle, it should emit energy continuously and continuous spectrum should be produced. According to the Rutherford's atomic theory, atoms जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है तो उसको क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम. जबकि बोहर्स एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन जो है वो कॉन्टीन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन उसकी एनर्जी जो है हर ऑर्बिट में फिक्स रहती है, उसमें चेंज नहीं आती अनटिल अनलेस वो दूसरे ऑर्बिट में जाए, तो इट शुड प्रोड्यूस लाइन स्पेक्ट्रम. और अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो कॉन्टीन्यूसली एनर्जी रिलीज़ करता है तो उसकी एनर्जी जो है ख़त्म हो जाएगी और वो किस में गिर जाएगा, न्यूक्लियस में. तो एटम शुड कोलैप्स. और लेकिन इसमें बहुत जो है अकॉर्डिंग टू हिम कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो फिक्स रहती है अनटिल कि अनलेस वो अपने ऑर्बिट में रहता है. वो एनर्जी में चेंज कब आती है, जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे में मूव करता है. सो एटम शुड एग्जिस्ट. दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन दी रदरफोर्ड्स एटॉमिक थ्योरी एंड बोहर्स एटॉमिक थ्योरी. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो दोनों टॉपिक्स अभी हमने पढ़े हैं, बोहर्स एटॉमिक मॉडल, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन में आता है. उसमें आपने शुरू में इंट्रोडक्शन, डायग्राम और उसके 5 पॉस्टुलेट्स हैं. अगर सिर्फ ये आए कि राइट इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल, देन यू हैव टू राइट ओनली 5 पॉइंट्स. अदरवाइज अगर आए कि व्हाट वाज बोहर एटॉमिक मॉडल या बोहर एटॉमिक स्ट्रक्चर या एटॉमिक मॉडल जो है उसको एक्सप्लेन करें, देन यू हैव टू राइट कंप्लीट आंसर. और जो शॉर्ट में भी आ जाता है कि डिफरेंस लिखें और लॉन्ग में भी आता है एज अ बी पार्ट. ये डिफरेंस बिटवीन रदरफोर्ड्स एंड बोहर्स मॉडल ये ए पार्ट आ जाए तो आपने ये 5 के 5 डिफरेंसेस लिखने हैं. जैसे अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा इसी तरह से लाइन लगा जी. इसकी एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं. टेस्ट योरसेल्फ 2.2. हाउ वाज इट प्रूव दैट द होल मास ऑफ एन एटम इज़ लोकेटेड इन दी सेंटर. इसमें जो पेज नंबर 32 में आप देखें, जो पॉइंट नंबर 3 है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का, कि रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था गोल्ड फॉइल का, उसमें उसने अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं वो पास किए थे.
गोल्ड फॉइल से। तो कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं, वेरी फ्यू पार्टिकल्स दे रिबाउंस बैक, वो रिबाउंस हो जाते हैं, दे बाउंस बैक। उसमें क्या होता है, दिस थिंग शोज दैट कि जो सेंटर है दैट इज़ पॉजिटिवली चार्ज एंड इट इज़ वेरी हार्ड एंड डेंस, जिसकी वजह से उसमें से वो पास नहीं कर सकते, और दूसरा वो सेंटर में मौजूद है, और इट शोज़ दैट कि होल मास जो है एटम का दैट इज़ प्रेजेंट और लोकेटेड इन दी सेंटर। देन क्वेश्चन नंबर 2, हाउ वाज इट शोन दैट एटॉमिक न्यूक्लियाई आर पॉजिटिवली चार्ज। जो डिफ्लेक्शन है फ्यू पार्टिकल्स की एट अ वेरी लार्ज एंगल, इट शोज़ दैट जो रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल प्रेजेंट किया था उसमें अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं जब पास करते हैं गोल्ड फॉइल से, तो फ्यू पार्टिकल्स जो हैं वो डिफ्लेक्शन शो करते हैं एट ए वेरी लार्ज एंगल। दिस शोज़ दैट जो सेंटर है में न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। ये पॉइंट नंबर 2 जो है वो आएगा इसमें रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का। इसके बाद है नेम दी पार्टिकल्स विच डिटरमिन दी मास ऑफ एन एटम। एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये हमने पहले पढ़ा है कि एटॉम मास नंबर क्या होता है, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन दी न्यूक्लियस, ये डिटरमिन करते हैं। सो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो डिटरमिन करते हैं मास ऑफ दी एटम। इसके बाद व्हाट इज़ दी क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन एंड हाउ डज़ इट डिफर फ्रॉम क्वांटम थ्योरी। इसमें उसके डिफेक्ट्स जो हैं उसका ही हम जिक्र करेंगे कि अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी के इलेक्ट्रॉन्स अगर कॉन्टीन्यूसली रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, तो इलेक्ट्रॉन बीइंग अ चार्ज पार्टिकल इट शुड रेडिएट और एमिट एनर्जी continuously, and if it emit energy continuously ultimately it will fall into the nucleus। जबकि क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंगली क्या है कि इलेक्ट्रॉन does not lose or emit energy as long as it remains in its orbit, it emit or release energy when it jumps from one orbit to another। Then last, how it was proved, how can you prove that angular momentum is quantized। ये कैसे प्रूव किया जाता है कि एंगुलर मोमेंटम जो है क्वांटाइज्ड है। इसमें हम यहाँ बोर्ड पे कर लेते हैं इसको। अभी अब शुरू में जब हमने ये पढ़ा उसमें मैंने आपको बताया है कि हर शेल जो है जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द सर्कुलर पाथ है उनको हम शेल बोलते हैं। हर शेल की अपनी एनर्जी होती है और हर एक का अपना एंगुलर मोमेंटम होता है जो कि फिक्स्ड होता है। अब हमने इसको प्रूफ करना है। फॉर्मूला इसके लिए जो हम यूज़ करेंगे दैट इज़ फॉर शेल नंबर 1 दैट इज़ n इज़ इक्वल टू 1, तो फॉर्मूला क्या होगा, mvr इज़ इक्वल टू nh ओवर 2 पाई। n की वैल्यू यहाँ पे 1 है, h इज़ 6.63 इंटू 10⁻⁻34 2 मल्टीप्लाई बाई 3.14। इसका आंसर जो है इसकी वैल्यू ये कैलकुलेटर से आप करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है ये आती है इक्वल 1.0 इंटू 10⁻⁻34 and if n is equal to 2 for shell number 2 और ऑर्बिट नंबर 2, ये क्या हो जाएगा, mvr इज इक्वल टू nh ओवर 2 पाई। यहाँ पे n2 होगा 6.63 इंटू 10⁻⁻34 2 मल्टीप्लाई बाई 3.14। इसका आंसर जो है ये आता है 2.08। सो शेल जो नंबर 1 है उसका जो एंगुलर मोमेंटम है उसकी वैल्यू ये है
और शेल नंबर 2 की ये है। इस तरह से हम n=3 n=4 कैलकुलेट करेंगे तो उनकी भी वैल्यू जो है वो डिफरेंट होगी, फिक्स्ड होगी। सो हैंस इट इज़ प्रूव्ड, फिर आप ये करके लिख सकते हैं, हैंस इट इज़ प्रूव्ड दैट an angular momentum is quantized। जी तो ये जो आज का टॉपिक था, आज का लेक्चर था, दैट वाज बोहर्स एटॉमिक थ्योरी और बोहर्स एटॉमिक मॉडल, उसकी एक्सप्लेनेशन थी। जो ड्रॉबैक्स हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में देखे थे बोहर्स के एटॉमिक मॉडल में, वो नहीं है कि इलेक्ट्रॉन जो है उसकी एनर्जी को क्या होता है और इलेक्ट्रॉन्स जो है कहाँ रिवॉल्व करते हैं। और इसमें बोहर्स ने क्या मॉडल प्रेजेंट किया, उसने ये बताया कि सेंटर में एटम के न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के बाहर जो है सर्कुलर पाथ्स होते हैं, ये सर्कुलर ऑर्बिट्स, उनको ऑर्बिट्स भी बोलते हैं, शेल्स भी बोलते हैं। और एनर्जी लेवल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि हर शेल या ऑर्बिट की एनर्जी जो होती है वो फिक्स्ड होती है। तो इलेक्ट्रॉन जब तक अपने ऑर्बिट में या शेल में रिवॉल्व करता रहेगा उसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगी, वो कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में चेंज जब आएगी जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा। अगर वो लोएस्ट एनर्जी लेवल से या लोएस्ट ऑर्बिट से हाई एनर्जी लेवल में जाएगा तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और अगर वो हायर एनर्जी लेवल से लो में आएगा तो वो एनर्जी एमिट करेगा। बोहर्स ने का जो मॉडल है इट वाज बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी दैट वाज प्रेजेंटेड बाय मैक्स प्लैंक। की आपको पता होना चाहिए कि क्वांटम थ्योरी किसने प्रेजेंट की थी, मैक्स प्लैंक की। ये अक्सर एमसीक्यूज़ में आ जाता है। और ये किस पे बेस करता है, बोहर्स एटॉमिक मॉडल, इट इज़ बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी। जबकि रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल किस पे बेस करता है, क्लासिकल थ्योरी पे। इसके बाद इसके पॉइंट्स जो हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि हाइड्रोजन एटम इट कंसिस्ट ऑफ अ टाइनी न्यूक्लियस around which an electron revolve in circular orbits of fixed energy of radius r. Then each orbit has fixed energy that is quantized. As long as electron remain in its orbit, it should not emit or release absorb energy. It absorb or emit energy when it moves from one orbit to another. उसके बाद क्या है कि it emit energy when it jump from high energy level to the lower, and it absorb energy when it jump from lower to higher. And orbit electrons revolve in the orbit which have fixed angular momentum. और उसमें जो पिछला वाला था उसमें आपने डेल्टा ई की वैल्यू बतानी, कैसे कैलकुलेट करनी, E2 - E1, और विच इज़ इक्वल टू HB। H इज़ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड V इज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो याद रखनी है, ये भी एमसीक्यूज़ में आ जाती है। ये भी आप लोगों ने याद रखनी, एमसीक्यूज़ में भी आती है और न्यूमेरिकल्स अगर आ जाए तो उसके अंदर भी इसको हम यूज़ करते हैं। उसके बाद ईच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन दी ऑर्बिट ऑफ फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम, और उसका फार्मूला MBR इज इक्वल टू NH/2π, जिसमें m इज़ द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, v इज़ द वेलोसिटी, r इज़ द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, n इज़ द शेल नंबर, h इज़ द प्लैंक्स कांस्टेंट, और पाई जो है ये आपको उसकी वैल्यू होती है 3.14। मैथ्स में भी यूज़ करते हैं हम इसको। इसके बाद क्वांटम की डेफिनेशन है। क्वांटम जो होते हैं, क्वांटम मीन्स फिक्स्ड एनर्जी, और इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ द एनर्जी विच इज़ रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, और क्वांटा इज़ द प्लूरल ऑफ क्वांटम। इसके बाद दोनों का डिफरेंस है, बोहर्स एटॉमिक मॉडल और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल was based on classical theory, whereas Bohr's atomic model was based on quantum theory. Then according to the Rutherford's electron revolve around the nucleus, whereas according to the Bohr's electron revolve around the nucleus in the orbit of fixed energy. Rutherford did not give any idea about the orbit, whereas according to the Bohr's orbit has fixed angular momentum. Then according to the Rutherford,
electron should produce continuous atom should produce continuous spectrum, whereas according to the Bohr's atom should produce line spectrum. According to the Rutherford atom should collapse, whereas according to the Bohr's atom should exist. So आज का लेक्चर जो है यहाँ हमारा फिनिश है और नेक्स्ट जो है हम जो टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब तक अल्लाह हाफिज़।